उन्होंने बोला कि बेटा आप छोड़ क्यों नहीं देते, तुमसे तो हो नहीं रहे है ना। एंड जब सिलेक्शन हुआ तो ही केम टू हिम और बोला कि यार मैं कहा था ना होगा तेरा। जितना नेगेटिव लोगों से या रिश्तेदारों से दूर रह सकते हो रह जाओ। कोई शादीशुदा है और अगर वो सोचें कि हमें यूपीएससी की तैयारी शुरू करनी है तो क्या उन्हें कुछ अलग स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। हम देखते हैं कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो होते हैं वो भी आते हैं एग्जाम देने के लिए, तो उस टाइम पे माइंडसेट ऐसा नहीं होता कि यार इन लोगों ने तो एक बार एग्जाम क्लियर कर चुका है, मैं कैसे करूंगा उस टाइम। मेरा बच्चा अभी 8वीं क्लास में है, शुड आई मेक हिम प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। एक डाउट क्रिएट करता है कि यार मैं ही पीछे रह गया क्या। व्हाई डिड यू स्टार्ट दिस जर्नी? You just need to focus on yourself. आई वुड से कंपाइलेशन को बाजू में रखो, मेक श्योर दैट यू रीड द न्यूज़पेपर्स एवरी डे। यंग बच्चा अगर आ रहा है तो उसे आप घबराना भी नहीं है और नीदर आई वुड से कि ओवर कॉन्फिडेंट होना है। लिमिट योर सोर्सेस। ऐसा नहीं कि दोस्त ने बताया तो दूसरा सोर्सेस लेने भाग गए, नहीं। जॉब हो या ना हो डज नॉट मैटर अप टू एन एक्सटेंट। कुछ ऐसा वो कर रहे जो हम नहीं कर पा रहे। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ द पर्सन who knows 1000 moves. I'm afraid of the person who knows one move but he has practiced that move 1000 times. नमस्कार दोस्तों, मैं मेधा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस सेशन में। दोस्तों, जब भी यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो आप लोगों ने टीवी पर, सोशल मीडिया पर देखा होगा कि कैसे सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं। चर्चा हो भी क्यों ना, यूपीएससी क्रैक किया है। पर साथ ही में एक और चर्चा शुरू हो जाती है और वो ये होती है कि कई बच्चों के माँ बाप बोलने लगते हैं कि अब तो हम 8वीं कक्षा से ही अपने बच्चे को यूपीएससी की तैयारी कराने लग जाएंगे। कोई कहते हैं 10वीं से, कोई कहते हैं 12वीं से यूपीएससी की तैयारी करेंगे। तो कई लोग बच्चे मतलब अपने आप से ही बोलते हैं ग्रेजुएशन का बाद में देखेंगे, पहले यूपीएससी की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो आज की चर्चा इसी पर है, आज का हमारा जो सेशन है इसी पे होने वाला है कि सही उम्र क्या है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। क्या 27-28 साल के नौजवान भी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं? तो चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं हमारे इस साल के जो 3 टॉपर्स हैं उनके साथ। तो जल्दी से मैं उनका स्वागत करेंगे हम लोग सब जोरदार तालियों से। तो हमारे जो पहले मेहमान हैं वो हैं मिस्टर सैयद आदिल मोहसिन जी, जिन्होंने इस साल 157th रैंक प्राप्त की है। हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो हैं मिस्टर कनिष्क आर जामकर, जिन्होंने इस साल 614th रैंक प्राप्त की है। और हमारे आज के तीसरे मेहमान हैं गौरव उपल, जिन्होंने 174th पोजीशन इस बारी प्राप्त की है। तो चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं हम आज का सवालों और जवाबों का सिलसिला। सर, पहले इसी सवाल से आज शुरू कर लेते हैं कि सही उम्र क्या है यूपीएससी की तैयारी शुरू करने के लिए, और किस उम्र तक इंसान मतलब कोई भी जो भी सोच रहा है एग्ज़ाम देने का वो किस उम्र तक इसके लिए एलिजिबल है, दे सकते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती रहती है। तो क्या जैसे अब कोई जॉब कर रहा है, कोई शादीशुदा है और अगर वो सोचें कि हमें यूपीएससी की तैयारी शुरू करनी है तो क्या उन्हें कुछ अलग स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? राइट, सो इन माय ओपिनियन यूपीएससी जो है वो आपको लिमिट बता देती है कि व्हेन यू कैन अपियर फॉर दिस एग्जामिनेशन, दैट इज 21 साल की उम्र में आप अपियर कर सकते हैं। एंड इफ यू आर जनरल कैटेगरी आप 32 साल तक दे सकते हैं। इफ यू आर ओबीसी तो 35 ईयर्स एंड 38 ईयर्स एंड सो फोर्थ। तो आई थिंक देयर इज नो फिक्स्ड एज कि आप उसी एज में स्टार्ट करें। यू कैन स्टार्ट व्हेन एवर यू फील लाइक इट। बट ऑब्वियसली देयर आर पीपल हु आस्क मी कि मेरा बच्चा अभी 8वीं क्लास में है, शुड आई मेक हिम प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। तो बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक कि जो उस टाइम पे फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो भी आप पढ़ रहे हो बहुत अच्छे से पढ़ें, एक एप्टीट्यूड डेवलप करें रिलेटेड टू जनरल अवेयरनेस, रिलेटेड टू जो आपकी सोशल इश्यूज़ हैं, जो सोशल स्टडीज़ हैं, उसको लेकर के आप अच्छे से पढ़ें सारे सब्जेक्ट, बिकॉज यूपीएससी इज़ वन एग्जाम वेयर एवरीथिंग इज आस्क्ड। तो अगर आप अपनी क्लासेस में अच्छे हैं तो यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। और फाइनली आई थिंक वन शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग ड्यूरिंग हिज और हर ग्रेजुएशन। उस टाइम पे जाकर के यू कैन डिसाइड, यू बिकम मैच्योर इनफ टू डिसाइड कि आप इस सर्विस में जा सकते नहीं जा सकते, आप कोई सर्विस अट्रैक्ट करती है नहीं करती। एंड एट दैट टाइम यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग। सो आई गेस कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू अपीयर एट 21 years of age, you can start preparing at 19 or 20. And there is no end limit. Even if you are 30 and you are eligible to write at 30 years of age, I think you can start preparing. To add to that, I would say just because your parents are saying you should not come into UPSC, or just because आपको रील्स दिख रहे हैं या फिर कुछ ग्लैमर दिख रहा है टॉपर्स का, तो वो देख के यूपीएससी की तरफ मत आइए। एक मैच्योरिटी आना चाहिए, सर्टन मैच्योरिटी, जहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यू हैव टू स्टडी दैट मच।
आपको इतना एफर्ट डालना है, आपको इतना स्ट्रगल करना है. यूपीएससी हैज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स. आप कोई भी एक फेज़ में आउट अगर हो जाते हो तो आपका पूरा साल प्रिपरेशन पूरा पीछे रह जाता है, आपको फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा. सो यू शुड अंडरस्टैंड दिस एग्जाम इज़ नॉट जस्ट अबाउट एनी रेगुलर एग्जाम. इसका सिलेबस इवन इफ इट्स डिफाइंड, इट इज़ स्टिल अनडिफाइंड इन क्वेश्चंस. आपको लिमिट नहीं है क्वेश्चंस कहाँ से आएगा. अगर आप मैच्योर नहीं हो, इतना मैच्योरिटी नहीं है आप में कि आप वो पकड़ के चले कि पढ़ना है खुद से, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ एक्नॉलेजमेंट कि मुझे ये करना है, तो आप यूपीएससी में कितना भी साल दे दो, 10 साल दे दो, 5 साल दे दो, आपको सक्सेस नहीं मिलेगा. मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स सफ़र इन दिस दैट फ्रेंड्स ग्रुप बना लिया, फ्रेंड्स के साथ घूम लिया, 3-4 घंटे की अहमियत नहीं जानते हैं. देन दे से कि इसका 1 साल में निकल गया. इट्स नॉट जस्ट 1 ईयर. उन्होंने उस 1 साल के पहले और कितने साल उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है, वो कोई नहीं देखना चाहता. सो एस्पिरेंट्स रियली नीड टू अंडरस्टैंड दैट एग्जामिनेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट दैट वन पर्टिकुलर ईयर. ग्रेजुएशन से हो या फिर उसके पहले से भी पढ़ाई कर रहा हो, इट्स अबाउट मैच्योरिटी एंड सेल्फ एक्नॉलेजमेंट दैट आई वांट टू डू यूपीएससी. हेलो सर, मेरा नाम आयुश्री है एंड मेरा सवाल आपसे दिल जी आप ही से है कि डिफरेंट एज ग्रुप में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें. जैसे कि मैं जॉब कर रही हूँ और प्रिपेयर भी कर रही हूँ, और मेरा भाई है, छोटा भाई, वो कॉलेज में है और वो भी प्रिपेयर कर रहा है. तो हम दोनों अपना अपना टाइम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं? आई थिंक अ लॉट ऑफ इट बॉयज डाउन टू कि आप कब अटेम्प्ट दे रहे हो. इफ़ यू आर प्लानिंग टू गिव अटेम्प्ट लाइक 6 महीने में, 7 महीने में, तो आई थिंक इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर इट विद जॉब, टू बी वेरी फ्रैंक, बिकॉज द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन जहाँ तक पहुँच चुका है वो ऐसा है कि दूसरे बच्चे वो 10-12 घंटे बैठ के पढ़ रहे होंगे. आई थिंक कि माई कलीग्स वुड टेल यू बेटर बिकॉज दे हैव बीन इन द जॉब. तो बट इन माई ओपिनियन आई थिंक यू नीड टू डेडिकेट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम वेर यू कैन डू रिगरस स्टडी कंसिस्टेंटली, स्पेशली जब आपका एग्जाम क्लोज हो. बट इफ़ यू आर प्लानिंग टू गिव इट लाइक इन द नेक्स्ट 2 years, तो यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद योर जॉब. आई थिंक आप जॉब के साथ रोज़ 2 घंटे 3 घंटे निकाल सकते हैं, है ना. आप जॉब में जाते टाइम जब ट्रैवल कर रहे हो उस टाइम पे न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं. तो इट ऑल बॉयज डाउन टू कि आप किस तरीके से टाइम मैनेज करते हैं. और रोज़ रात को लेट से 2 से 3 घंटे का आपने एक स्टडी सेशन कर लिया है, लेक्चर देख लिया आपने, उसके नोट्स बना लिए, और वीकेंड में फिर आपके पास 10-12 घंटे, आप बाकी बच्चे 10 घंटे पढ़ते हैं, आप ट्राई करोगे उसमें 15 घंटे पढ़ लो, है ना. तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू. बट अगेन मैं यही कहूँगा कि जब आपका एग्जामिनेशन क्लोज आ जाए, लाइक आपको 6 महीने बचे हैं, 7 महीने बचे, तो आई थिंक एट दैट टाइम अगर आपका फोकस कम्प्लीटली यूपीएससी है एंड यू कैन अफोर्ड टू लीव योर जॉब और टू टेक लीव फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, आई थिंक यू शुड टेक लीव एंड डिवोट योर टाइम फुल्ली टू द यूपीएससी, क्योंकि कॉम्पिटिशन का लेवल वहाँ तक पहुँच चुका है. But there are people, I do understand, there are people who cannot afford to leave the job, and I think what they can do is कि they can start try to find the time that they have. जैसे मैंने अभी बताया कि रोज़ जैसे वो ट्रैवल कर रहे हैं, बस में बैठे हैं, मेट्रो में बैठे हैं, तो उस टाइम को यूटिलाइज़ करें. वो ऑफिस में बीच में लंच आवर में है, तो उस टाइम बैठ करके कोई सा उन्होंने करंट अफेयर्स की वीडियो देख ली, कुछ इस तरह की चीज़. तो उस अपने लिमिटेड टाइम को कैसे निचोड़ के बेस्ट पॉसिबल वे में इस्तेमाल करना है, वो उन्हें ट्राई करना चाहिए. और बट इवन देन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आफ्टर प्रीलिम्स, लाइक बिफोर प्रीलिम्स, आई थिंक 1 महीने का एटलीस्ट, एट द वेरी लीस्ट 1 महीने का गैप आपको फुल्ली डिवोटेड टाइम देना पड़ेगा. और प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए आई थिंक दैट इज़ नॉन नेगोशिएबल कि आपको 3 महीना 3.5 महीना कंप्लीटली फुल्ली फोकस तरीके से देना पड़ेगा. आई थिंक कि 4 महीने 5 महीने की छुट्टी एनीवे यू शुड टेक. टू एड ऑन टू अदिल सर व्हाट ही हैज सेड, एक मैं खुद यूज़ करता था व्हेन आई वाज वर्किंग एंड प्रिपेयरिंग समथिंग कॉल्ड एज एड हॉक प्रिपरेशन. आप 10 मिनट वेट कर रहे हो किसी के लिए, या फिर आप खाना खाने के बाद लंच ब्रेक है, 20 मिनट बचे हैं, तो यू शुड हैव दो स्मॉल नोट्स विथ यू विच यू कैन जस्ट ओपन, फ़ोन में हो या फिर नोटबुक हो, और आप वहीं पे पढ़ना शुरू कर दो. वो जो 20-20 मिनट है दैट विल कीप यू इन टच. फर्स्टली ट्रैवलिंग के टाइम तो आप पढ़ ही रहे हो. सेकेंडली डोंट काउंट द नंबर ऑफ आवर्स. आजकल एस्पिरेंट्स का होता है दे काउंट द नंबर ऑफ आवर्स. मैंने आज 10 घंटे पढ़ाई की, आज 12 आवर्स स्टडी किया. दिस इज़ नॉट इंपॉर्टेंट. व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज़ आप 12 घंटे में आपका इफेक्टिवनेस कितना है, इफेक्टिव स्टडी कितना ज़्यादा है. अगर आप 6 घंटे भी पढ़ रहे हो लेकिन हाईली इफेक्टिव है, तो आप वही पूरा करोगे जितना कोई एस्पिरेंट लाइब्रेरी में बैठ के फुल टाइम 12 घंटे पढ़ेगा. आपका जो इफेक्टिव प्रिपरेशन है, इसलिए कहते हैं वर्क स्मार्ट एंड स्टडी हार्ड. ओके, so when you work smart, your preparation is going to be in a very lucid manner, and you're studying hard matlab you're giving your 100% towards your preparation. So make sure you do that, and the number of hours as well as you're working or not working,
wouldn't matter to that extent till the time your exams are very close. Time frame is important, as he said. 4-5 months जब रहेगा तो आपको ज़्यादा घंटे देने की ज़रूरत तो है, no doubt. बट उसमें भी आपका इफेक्टिवनेस कम नहीं होना चाहिए. Adding, if you ask comparison with your brother, so first and foremost, discipline तो दोनों को ही चाहिए. But those who are with the job, they need to have more discipline because you are already working, you have burden also, and then again you have to sit and study. So your mind is already occupied because of the work you have done in office, and then you have to study. So you have to be more focused and more disciplined, and you have to let go some of the things. Keep the office things in the office, and when you're studying, you have to just focus on the study. While your brother who is in college, he can, like, there's no much load towards the final years, so he can do it a bit easily than you because his brain is not that much cluttered with the work. So this is the difference I feel, because I gave this attempt with the job, and I used to I joined a library and I used to go there so that I get completely secluded from the work environment, and I used to do a focus study over there. So that you can do. नमस्ते, मेरा नाम चिन्मया है और मेरा क्वेश्चन गौरव जी आपसे है कि हमने देखा है कि एज वेरिएंस बहुत रहता है सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स में, जो आपने देखा होगा. जैसे आप जब प्रिपेयर कर रहे थे तो क्लास में और एग्ज़ाम में और या फिर आसपास के एस्पिरेंट्स में आपने देखा होगा या तो कोई एस्पिरेंट बहुत बड़ा है या कोई बहुत छोटा. तो ये एज वेरिएंस देख कर के आपके मन में क्या विचार उठते थे और आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे? I think my colleagues will agree on this that these things don't matter. Like there are many people, as the age limit is from 21 to 32, so all are eligible, all will be preparing. So you just need to focus on yourself. You just need to fix your time limit, like at what age you have started the preparation. You have to see that, and till what age you are going to like fully devote yourself. So my target was fixed. I started my preparation after like doing 1 year of job after college, and I was clear that I will give 2 serious attempts, and then I'll go for plan B. I'll either join corporate and I'll give some few of the other exams, and if I get selected in those, I'll join that. So fortunately, I cleared other exams and I joined that after my second attempt. So I don't think कि उससे आपको इतना घबराने की ज़रूरत है. कोई यंग बच्चा अगर आ रहा है तो उससे आप घबराना भी नहीं है, और नीदर आई वुड से कि ओवर कॉन्फिडेंट होना है कि वो ज़्यादा एज वाले हैं, उनका तो थोड़ा मुश्किल है, आई कैन डू इट ईजिली. सो ईदर वे यू डोंट हैव टू सी अदर्स, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ. हम देखते हैं कि सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो होते हैं वो भी आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो उस टाइम पे माइंडसेट ऐसा नहीं होता कि यार इन लोगों ने तो एक बार सेलेक्ट हो चुके हैं, एक बार एग्ज़ाम क्लियर कर चुका है, मैं कैसे करूँगा उस टाइम. तो ये चीज़ भी तो आती है ना, तो इसको आप कैसे टैकल करते थे? ये I think UPSC is one of the biggest leveler. So every year is a fresh year. So we have already seen that past year में जिनका rank आया था इस साल या किसी भी साल, if they appear again, so either they improve the rank, either they are on the same rank, or either rank गिर भी जाता है. So every year, each and every year is different in UPSC. So even I had the same feeling. Yes, I had the same feeling last year कि जो selected भी हैं वो भी हैं, we are competing with them. But trust me, if you are preparing it seriously, if you have strategized it well, if you have revised well, if you have got a command over answer writing, you have wrote the test, so then you are equally at par and you don't have to worry about too much about it. हाँ, कभी ऐसा नहीं लगा प्रिपेयर करने के टाइम कि आजकल तो ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया है, फर्स्ट अटेम्प्ट वालों का इतनी जल्दी जल्दी क्लियर हो रहा है. थोड़ा सा भी टेंशन होती थी कि यार हम लोग तो आगे बढ़ गए हैं, होगा या नहीं होगा, क्योंकि आजकल जो हम जनरेशन देख रहे हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पेपर क्लियर किए जा रहे हैं. बिल्कुल, वो डेफिनेटली जब व्हेन यू ग्रो विद द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, तो वो एक टेंशन या एक स्ट्रेस आने लग जाता है. बट दैट्स व्हाट आई सेड कि प्लान बी इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट. यू हैव टू इन दिस एग्जाम, आई फील दैट यू हैव टू लिमिट योरसेल्फ कि हाँ इतना मैं 2 साल का टाइम मैं दूंगा फुल फोकस प्रिपरेशन, एंड देन आई विल गो फॉर प्लान बी. सो इफ मेरे केस में ऐसा ही हुआ, व्हेन आई वेंट फॉर प्लान बी, आई गॉट मोर कॉन्फिडेंट एंड गॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. तो उस तरीके से मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ उस चीज़ से. एंड ये वाला जो मेरा अटेम्प्ट था, इट वाज कम्प्लीटली विद द जॉब. आई टुक लीव जस्ट बिफोर मेंस, बाकी इट वाज विद द जॉब एंड आई क्लियर्ड इट दिस टाइम. I would like to add something to what Gaurav sir said. कि you mentioned about कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में देर होते हैं उनका ट्रेंड ये है कि उनका सिलेक्शन हो रहा है.
तो श्योर कि हमें देख के ये होता है कि वो कुछ ऐसा वो कर रहे हैं जो हम नहीं कर पा रहे, जो तीसरे अटेम्प्ट में चौथे अटेम्प्ट में है। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट वेर वी कैन रिफ्लेक्ट कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं। एंड इन माई एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव सीन कि दे ब्रिंग फ्रेशनेस टू द एग्जामिनेशन। वो कुछ नए आइडियाज़, इनोवेटिव तरीके से लिखना, कुछ नई चीज़ें लेके आते हैं। व्हाट वी हैव डन अपने 3-4 अटेम्प्ट में, वी हैव लर्न समथिंग कि दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू डू, एंड वी हैव बीन डूइंग दिस ओवर एंड ओवर अगैन, एंड वी आर थिंकिंग कि इससे हो जाएगा, मे बी इस बार मैं थोड़ा अच्छे से कर लूँगा वो। बट वॉट आई थिंक यूपीएससी वॉन्ट्स एंड एक्सपेक्ट्स इज फ्रेशनेस, इनोवेशन। तो आई थिंक वी और एनी ऑफ दोज एस्पिरेंट्स हु आर डूइंग इट इन देयर थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, दे ऑल्सो नीड टू रीलुक एंड रीअसेस देयर स्ट्रैटेजी कि ऐसे तो नहीं वो स्टेल चीज़ें कर रहे हैं जो 2016, 17, 18 में काम करती थी, दैट थिंग मे नॉट वर्क अभी। तो उसको रीलुक करे, चीज़ों को रीअसेस करे, बहुत सारी चीज़ों ने अनलर्न करनी पड़ेगी। देयर आर थिंग्स दैट यूज टू वर्क इन 2019, वो अभी काम नहीं करेगी। तो ट्राई टू लर्न फ्रॉम दोज न्यू एस्पिरेंट्स एज वेल कि वो ऐसा क्या नया कर रहे हैं, वो हम अपने में इंक्लूड करें, अपने आंसर में इंक्लूड करें, एंड होपफुली दैट शुड वर्क। To add to that, they have a higher risk appetite than any of the older students. They are literally carefree. वो एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, पेपर कितना भी डिफ़िकल्ट आने दीजिए, वो आंसर करेंगे, नो प्रॉब्लम, बिना सोचे समझे दे विल टेक द अटेम्प्ट, दे विल टेक अ शॉट। सो उससे एक डिफरेंस हो जाता है एक थॉट प्रोसेस में, एंड दैट्स वाई उनका जो केयर फ्री एटीट्यूड है, जिसमें प्रेशर कम हो जाता है, वो ओल्डर स्टूडेंट्स में या ओल्डर एस्पिरेंट्स में एक होता है फियर ऑफ फेलियर आ जाता है कि मैं ये आंसर टिक करूँ या नहीं करूँ। फिर उसके वजह से रिस्क एपेटाइट ड्रॉप हो जाता है। पेपर अगर 2023 की तरह अगर आ जाता है तो एवरीवन नोज व्हाट हैपेंस देन। सो आई थिंक वो भी है, एंड फ्रेशनेस तो येस एब्सोल्युटली दे ब्रिंग इन वेरियस डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ आंसरिंग, एंड दैट्स हाउ द डिफरेंस कम्स इनटू द पिक्चर। व्हाट यूजुअली हैपेंस इज दे ब्रेक एंड सेट अ न्यू ट्रेंड, एंड as we know that for 21 में भी attempt दिया होगा, still they are preparing say from 18 or 19 or during graduation itself. Nowadays there is a trend that students select the subject in such a way that it supports their UPSC preparation. So this is something that is coming new, because पहले ऐसे होता था इंजीनियरिंग करते हैं उसके बाद देखते हैं, या फिर दूसरा कोई ग्रेजुएशन करेंगे उसके बाद देखता है। सो अभी वो ट्रेंड हल्का हल्का चेंज होने लग गया है। सो दैट्स वाई वी आर हैविंग अ हायर सक्सेस रेट अमॉन्ग्स फर्स्ट अटेम्प्टर्स एंड सेकंड अटेम्प्टर्स। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम अलीज़ा है और मैं गुड़गांव से हूँ। मेरा सवाल अदील जी आपसे है कि अगर कोई व्यक्ति पहले से ही सरकारी नौकरी कर रहा है और वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो उसे कैसे तैयारी करनी चाहिए, और क्या उसे अपनी जॉब छोड़नी चाहिए या फिर वो नौकरी के साथ अपनी प्रिपरेशन कर सकता है? I think this answer would be better answered by Gaurav sir, because he was in the government services. तो मेरा खुद का कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं रहा, मैंने बिल्कुल विदाउट टेकिंग एनी जॉब, मैंने फ्रीलांस वर्क करा टू सपोर्ट माई सेल्फ, बट ऐसे जॉब नहीं करी मैंने। लेकिन मेरे ओपिनियन में, जैसे मैंने पहले भी आंसर में बताया कि जो एग्ज़ाम के क्लोजेस्ट वाला पीरियड रहता है, आई थिंक यू नीड टू बी केयरफ्री उस टाइम पे कि आपके दिमाग में और कोई चीज़ ना हो एग्ज़ाम के अलावा। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है आप जॉब छोड़ें, आप अगर लीव पॉसिबल है तो लीव ले सकते हैं। But I think Gaurav sir would elaborate more on this. Yeah, being in the government services, so uske perks bhi hain. So we get EL, we can also apply for EL. So there are basic rules which are outlined. So definitely leave lena is very necessary before mains. So this is the only thing I think you have to focus before mains in government service, especially because corporate may think it's a bit easy, but government may you have to apply and follow the due process. So just try to focus on that. Otherwise जो be it government job, be it corporate, so job के साथ prepare करना is almost same. So you have to give the adequate time daily, plus on the weekends when it's holiday, तो उस time पे cover करो, ज़्यादा time दो, and we again try to separate both the things, your preparation as well as the work. So that is very important. So बल्कि I think it's better with the government job, because in corporate there is no time. Like sometimes you have to work till night and on weekends also, but in government service this is not the case. So you have fixed hours, so you can adequately plan your timetable according to that, daily as well as weekly, and then you can prepare it. In fact, I'll add on to that. Even if it's private or government job, आप एक mental baggage नहीं लेके चलते हो that I need a plan B. You can have that risk reduction right there. आपका एक attitude change आ जाता है in preparation. अगर आप जितना भी टाइम पढ़ रहे हो, एंड सैटरडे संडेज इफ़ यू आर एबल टू स्ट्रेच द डे एंड यू आर एबल टू गिव इन द मैक्सिमम पोटेंशियल एफिशिएंसी के साथ, तो आई थिंक विद द जॉब ऑल्सो यू कैन क्लियर एग्जामिनेशन, बिकॉज अभी रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन प्लेंटी। पहले ऐसा होता था दैट देयर वाज अ रिसोर्स क्रंच, अभी एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑनलाइन। आप एक सर्च करोगे, जो चाहिए वो मिल जाता है आपको, बस आपको पढ़ना है इन अ गिवन लिमिटेड टाइम विद फुल फोकस।
सो एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक जॉब हो या ना हो डज नॉट मैटर अप टू एन एक्सटेंट, बट एक मेंटल बैगेज कम करने में ज़रूर प्लान बी ऑलरेडी अगर आपके पास है तो बहुत उसका प्रॉफिट हो जाता है आपको। सर मेरा सवाल कनिक सर आपसे है, एक सर्टेन एज के बाद 27-28 के बाद कि चाहे लड़का एस्पिरेंट हो या लड़की एस्पिरेंट हो, उनको ना एक अनसेट बर्डन हो जाता है फैमिली प्रेशर का। हालांकि फैमिली उतनी बोलती भी नहीं है कि कुछ करो ना करो करके, लेकिन आ जाता है वो बर्डन सा। तो उस चीज़ से कैसे ओवरकम किया जाए, क्योंकि वो चीज़ प्रिपरेशन के लिए तो बेनिफिशियल नहीं है बिल्कुल भी। सो मैं थोड़ा सा लॉन्ग आंसर देता हूँ इसमें। पर्सनली व्हाट आई डिड वाज सोशल मीडिया से मैं पूरी तरह गायब हो गया था। देयर इज़ अ रीज़न, आपको एक फोमो फील होता है या फिर पीयर प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। जैसे आप देखते हैं आपके दोस्त आगे जा रहे हैं या फिर उनकी शादी हो रही है या फिर जॉब में तरक्की कर रहे हैं और आप एक स्टूडेंट हो या एस्पिरेंट हो, आप वहीं पे बैठे हो एंड मे बी अ ईयर और 2 और 3 आपका फेल्ड अटेम्प्ट जा रहा है, तो आपको ऐसा लगता है आपका कुछ नहीं बढ़ रहा एंड यू आर नॉट एबल टू हैव अ गुड करियर ग्रोथ, and everyone else is either going on a world tour or is married and having a very good progress report. So ये चीज़ों की वजह से you really feel demotivated. In fact in 2022 मुझे ऐसा लगा था that मेरा मेंस काफ़ी अच्छा गया था and I was pretty certain of clearing, and when I saw that my result did not come the way I hoped for, उसके बाद के 6 महीने I really had to push myself. हर दिन सुबह उठ के मैं ज़बरदस्ती मैं खुद को लाइब्रेरी चला जाता था। वहाँ पे पढूँ या ना पढूँ दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट आई यूज्ड टू मेक श्योर मैं वहाँ पे जाके बैठूंगा सो दैट सराउंडिंग इम्पैक्ट करेगा मुझे। अगर आप एंड सेकेंडली आपको एक जब व्हेनेवर यू फील डीमोटिवेटेड एट द एज ऑफ 26, 27 और बियॉन्ड, आपको एक याद दिलाना है खुद को, व्हाई डिड यू स्टार्ट दिस जर्नी। अगर आपको जब ये याद आएगा दैट व्हाट वाज द मेन पर्पस, was it for yourself, was it for the society, was it to make sure that your dreams and as well as your parents dreams come true, तो आपको एक मोटिवेशन वहीं से आना शुरू हो जाएगा कि नहीं जाके पढ़ना है, बिकॉज देयर इज़ नथिंग बियॉन्ड। एग्जाम तो आएगा, उसी दिन पे आएगा। आप आज का दिन वेस्ट कर रहे हो, कल का दिन वेस्ट कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द थर्ड डे यू विल रिग्रेट व्हाई डिड आई वेस्ट टू। सो मेक श्योर जो भी है बी इन द प्रेजेंट। आगे क्या होगा वो किसी को नहीं पता, पेपर कैसा आएगा, कैसा कितने डिफिकल्टी में आएगा ये किसी को नहीं पता। In 2023, personally, I was the least prepared for my prelims. Least. But still, the entire journey came through. So you never know how close you are to the diamond mine. So make sure you keep preparing, keep telling yourself that you have started this journey for a bigger and a brighter future of yourself, along with the society that you want to work for. And then make sure that you keep pushing yourself every single day. यही है, सेल्फ मोटिवेशन ही यहाँ पे आपको ला सकता है। कोई आपको मोटिवेट करे, इट कैन ओनली टेक यू टू अ डिस्टेंस बट नॉट बियॉन्ड। सेल्फ मोटिवेशन इज़ द की हियर। खुद को बताना है, जताना है, ये करना ही है करके। ओके, दैट्स हाउ आई थिंक 27 हो 28 हो, एंड कीप अवे फ्रॉम नेगेटिविटीज़। जितना नेगेटिव लोगों से या रिश्तेदारों से दूर रह सकते हो रह जाओ। फेलियर डजेंट मैटर, एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू क्लियर, यही सब लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, यही सब लोग आपको सर पे रखेंगे। So make sure that you guys don't think about how many failed attempts you have or what you're preparing or how you're preparing. Just keep preparing. Okay. So I would like to add something to what he said. इनफैक्ट इन्होंने पहले आंसर में बताया कि आप अपना जितना भी बैगेज जितना ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हो उतना रिड्यूस कीजिए, किसी भी तरह का बैगेज, वेदर इट इज़ इन फॉर्म ऑफ कि फैमिली प्रेशर हो। फैमिली यूजुअली इज़ वेरी सपोर्टिव हमारे सबके केसेस में, बट जो एक्सटेंडेड रिलेटिव्स होते हैं कहीं ना कहीं मेनी टाइम्स दे डू नॉट इंटेंड टू बी नेगेटिव टू यू पर से। वो आपसे ऐसे पूछेंगे कि कितने अटैम्प्ट्स हो गए, अच्छा इस बार रिजल्ट कब आ रहा है, एंड ऑल ऑफ दैट एड्स प्रेशर। जैसे आपके 2 अटैम्प्ट हो गए एंड देन दे विल आस्क यू कि क्या बेटा क्या चल रहा है तुम्हारा, है ना, कब रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट कैसा रहा। तो ऑल ऑफ दैट एड्स टू द प्रेशर, बट ट्राई टू रिड्यूस दैट एज मच एज पॉसिबल। व्हाट आई यूज्ड टू डू इन माय केस कि अगेन मैंने भी सोशल मीडिया से सॉर्ट ऑफ आई लेफ्ट सोशल मीडिया, और मैं अपना फ़ोन एग्ज़ाम के आसपास वाले टाइम में रूम पे छोड़ के जाता था जब लाइब्रेरी जाता था। तो एंड कुछ टाइम के बाद लोग कहते थे यार मैंने कॉल किया उठाया नहीं, तो आई यूज्ड टू टेल देम कि फ़ोन मेरे पास रहता ही नहीं है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्हें भी पता चल गया कि फ़ोन इसके पास रहता नहीं है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल स्टॉप्ड कॉलिंग मी। तो दैट इज़ समथिंग कि यू कैन डू। आई थिंक दिस एग्जाम रिक्वायर्स कि आप कहीं ना कहीं अपना मेंटल स्पेस जितना ज़्यादा फ्री कर सकते हो उतना फ्री कीजिए। चाहे वो आपका पीयर प्रेशर, मैंने भी देखा, मेरे भी कलीग्स थे वो अपने जॉब में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे पैकेज पे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपको एक डाउट क्रिएट करता है कि यार मैं ही पीछे रह गया क्या, मतलब। तो इट मेक्स यू डाउट योर सेल्फ कि अगर मैं भी शायद उस रास्ते पे जाता तो आई कुड हैव ऑल्सो बीन डूइंग गुड। तो वो सारी चीज़ को जितना आप रिड्यूस कर सकते हैं रिड्यूस कीजिए, कंटेंट रहिए, लिव बाय योर डिसीजन कि आपने ये रास्ता चुना है, दिस वाज योर डिसीजन, एंड अच्छा हो बुरा हो इट इज़ योर चॉइस।
और एक और चीज़ ये मैं बोलूँगा कि ये जर्नी जो है बहुत प्यारी जर्नी होती है सिविल सर्विसेज की. इट इज़ अ वेरी रिवॉर्डिंग जर्नी इन इटसेल्फ. अगर आपको सक्सेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेक्शन नहीं भी मिलता है तो आपको सॉर्ट ऑफ अ इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन बहुत मिलता है पढ़ के, नई नई चीज़ें सीख करके. तो यू कैन टेक दैट एज अ रिवॉर्ड इन इटसेल्फ. यू एंजॉय द प्रोसेस. तो वो सारी चीज़ रिड्यूस हो जाएगी. और जहाँ तक रिश्तेदार का सवाल है तो आई हैव अ फ्रेंड कि तो उनसे बात हो रही थी तो हिज रिलेटिव उन्होंने बोला कि बेटा आप छोड़ क्यों नहीं देते, तुमसे तो हो नहीं रहा है ना. एंड जब सिलेक्शन हुआ तो ही केम टू हिम और बोला कि यार मैं कहा था ना होगा तेरा. तो दिस इज समथिंग दैट दे डू. ठीक है, तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो. तो ट्राई टू रिड्यूस एज मच इंटरेक्शन विद देम एज पॉसिबल. नो हु इज़ रियली इंटरेस्टेड इन योर सक्सेस फॉर द सेक ऑफ यू. आपके घर वाले, पेरेंट्स, दोस्त जो आपके नज़दीक है, इंटरेक्ट विद देम मोस्टली. और जो नेगेटिविटी है उसको दूर रखें. तो दैट इज़ द मंत्र आई गेस. आई थिंक टॉकिंग टू योर पेरेंट्स ऑल्सो विल हेल्प, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ता है एक साइकोलॉजिकल जो प्रेशर आ रहा है उसको रिलीव करने के लिए पेरेंट्स आर द बेस्ट प्लेस टू टॉक टू. बिकॉज दोस्त हो या रिश्तेदार हो, दे मे और मे नॉट अंडरस्टैंड यू, but parents understand the value of your thought. They understand how invested you are, and they are equivalently invested in your success. So when you talk freely with them, they will understand. They will try to give you a very unbiased thought that how to go further ahead. I think parents should be a part of your journey in a very intricate manner. Definitely, this was the case. My whole preparation was from home, and I feel very grateful that it was from home, because if I had come to Delhi, I would not have interacted that much with my parents. And I was at home, and I used to daily sit after dinner with them, and I used to talk through like all the things which were disturbing me some or the other day, and I used to get the solution, and then I used to get back to study. So I think this is very helpful. Your parents, one or two or three, a limited set of friends who are really involved and who will be really happy when you will succeed. So those are the people you should talk to. हेलो सर, माय नेम इज़ देविंदर, आई एम फ्रॉम दिल्ली. मेरा सवाल गौरव सर से है. तो सर, उन्हें कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए तैयारी करने के लिए, एंड उनका क्या शेड्यूल होना चाहिए? The resources are, I guess, very limited, and we all have followed almost the same resources. So for polity, it's Lakshmikant. For modern history, it was Spectrum, NCRTs. For geography, it is NCRTs. And similarly, I think these are the standard resources you can follow. And the more important thing is to just limit the resources which are available, but the more important thing is to revise them again and again. Revision is the most important thing in this preparation. So you just pick up a resource, just choose one resource, and then read it 1 times, 2 times. If you want to make notes out of it, make notes. My strategy for prelims was I didn't make any notes. I used to read always from the standard books. I used to read the book again. You can just mark it over there, write some things down. So revise and revise. That is the main thing. And regarding schedule, as was said by Adil sir before, and Kanishk sir also, that you don't have to fix the time, fix the hours. The more important thing in your schedule should be that you are picking up the subject, you have to cover this much chapters. How much time it will take, it depends on your effectivity. You don't have to limit that 6 hours, 8 hours, 10 hours, 12 hours. So I never fixed a timetable. So my whole preparation was that I'll complete this subject, this topics on this day. That's it. And that is the schedule I felt was worked for me. Some other schedule might work for you. Some other schedule might have worked for my colleagues. So that you can fix. It also depends whether you're studying in college, whether you're working. So your schedule will be dependent on that. So there's no fixed schedule that I don't think anybody can tell you to follow. That has to be ascertained by you. But just read the basic subjects, then you'll get to know how much time it is taking for you to understand, to comprehend the things, and then accordingly you can devote that much time. I'd like to add something to this. Firstly, when you was telling about limiting your content, so I heard somewhere a quote from Bruce Lee, I guess. He said, I'm not afraid of the person who knows 1,000 moves. I'm afraid of the person who knows one move, but he has practiced that move 1,000 times. So this is the mantra in this civil services actual कि बहुत सारा कंटेंट है मार्केट में. आप नेट पे सर्च करेंगे, आपको अलग अलग कोचिंग के 10 कंटेंट मिल जाएंगे. एंड फिर आप अपने दोस्त को देखते हैं, वो तो ये कुछ पढ़ रहा है तो मुझे भी पढ़ना चाहिए, एंड यू कीप बाइंग न्यू स्टफ, बट उसको कोई फ़ायदा नहीं होता.
तो फ़ायदा उसी चीज़ का है जिसको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हैं. तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू डिसाइड कि मैं अगर ये खरीद रहा हूँ तो विल आई बी एबल टू रिवाइज इट लाइक 4 टाइम्स एटलीस्ट, 3 टाइम्स एटलीस्ट. अगर आप ऐसा कर सकते हो यू शुड बाय इट. इफ़ यू कांट तो बिल्कुल स्विच ऑफ कर दो. अब ऐसा कर दो कि वो चीज़ आपको दिखे भी नहीं अगली टाइम आप मार्केट से गुजर रहे हो, वो बुक दिखे ही नहीं आपको. तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू डू. और सो या. To add to that, I think newspapers, a lot of aspirants ask how important is the newspaper? Can we just read the compilation, monthly compilations? I would say compilation को बाजू में रखो. Make sure that you read the newspapers every day. I have never let a day gone where I have not read Indian Express or the Hindu. जो मिला वो पढ़ लिया जल्दी से, because sometimes कोई पेपर अवेलेबल नहीं है तो ऑनलाइन जाके पढ़ लो या फिर get a physical copy, read it. Contradictory to what sir has said, I was a person who has believed in making notes. I have extensive notes, like for last 4 years I have made extensive online notes, be it newspaper, be it NCERTs, be it or any of the references. So मेरा ऐसा था कि मैं NCERTs मैंने बाजू में रख दिया. I never used to open them anymore because I used to only go and refer my notes. What happens over here is बच्चे notes बनाते हैं but they don't believe in their notes itself. So they have spent time making notes, but they are again reading the book also, and then they are again reading their notes also. So this is time waste actually. So at the end of the day, either you trust your notes completely or follow what Gaurav sir had followed, just read the textbook and underline. So इससे क्या होगा, आपको रिविजन तो हो ही रहा है, लिमिटिंग ऑफ सोर्सेज भी हो रहा है, यू आर गेटिंग अपडेटेड विद करंट अफेयर्स थ्रू न्यूज़पेपर्स, एंड एट द एंड ऑफ द डे दिस एग्जाम इज नॉट अबाउट how much you know, it's about how much conceptually clear you are, what have you revised again and again that you can attempt the paper and solve the question in whichever trick format they have asked. So 2023 was one of the trickiest papers that students had seen, and those who qualified usually have said that concept clear tha isliye ho gaya. I think, isn't that? So I think that's the main focus of this exam. So try to understand what the exam requires and not just rote learning जो हम बचपन से करते आए हैं. So try to figure out a study strategy where you can adapt yourself, like what may have worked for me may not work for anyone else. So make sure you have a strategy according to yourself. I like to study during the daytime, but there may be someone who likes to study at night. I can't go and tell him, no, you have to study at day. He will have a severe problem adjusting. So make sure you build up a strategy which is suitable to your lifestyle. And that should take you, and limit your sources. ऐसा नहीं कि दोस्त ने बताया तो दूसरा sources लेने भाग गए, नहीं. Limit your sources, trust the source, add value to it through newspapers, and you have a very good probability of getting through. On that note, scheduling की बात हो रही थी तो like बहुत सारे टॉपर्स ऐसे होते हैं, they have a plan for the next 1 week. उन्हें पता है कि कल मुझे क्या पढ़ना है, परसों क्या पढ़ना है, तरसों क्या पढ़ना है, किस टाइम पे पढ़ना है. बट a lot of us are like me, जैसे मैं था कि मुझे नहीं पता होता था कि कल मैं 10 बजे उठने वाला हूँ, 9 बजे उठने वाला हूँ, 12 बजे उठने वाला हूँ. बट माई स्ट्रैटेजी वॉज कि एट द एंड ऑफ द डे जब मैं बेड पे जा रहा हूँ, देयर वाज अ वॉइस ऑफ कॉन्शियंस कि जो मुझे बताता था आज मैंने पढ़ाई करी है नहीं करी है. तो आई थिंक दैट इज़ द कंपस दैट यू कैन ट्रस्ट कि आपको खुद पता होता है कि रात को जाते टाइम आपने पढ़ाई करी है नहीं करी. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आई वाज नॉट, टू बी वेरी फ्रैंक, आई वाज नॉट डिसिप्लिन्ड एज सच. मुझे नहीं पता था कि कल मैं किस टाइम उठूंगा, कितने घंटे पढ़ूंगा. बट एट द एंड ऑफ द डे आई यूज्ड टू ट्राई कि हर दिन एक आई वेंट टू द बेड विद अ सैटिस्फैक्टरी नोट कि हाँ आज मैंने पढ़ाई करी है, आज मैंने कुछ प्रोडक्टिव करा है. तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू फॉर दोज पीपल हु आर लाइक मी, जिन जो हु फाइंड इट difficult to get disciplined, but those who are disciplined stick to the discipline. You do not need to be haphazard like. Exactly opposite. 3 schedules होते थे, monthly, weekly and daily. Daily में भी डायरी होता था. न्यूज़पेपर 9 बजे स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे लिखूंगा 9 o'clock स्टार्ट कर रहा हूँ न्यूज़पेपर खत्म हो गया वहाँ पे लिख दिया. 10 minutes ब्रेक लिया वो भी वहाँ पे लिख दिया. एंड देन एट द एंड ऑफ द डे लाइब्रेरी से निकलने के पहले सब ऐड करके हाउ मेनी आवर्स आई हैव स्टडीड, हाउ मेनी आवर्स ब्रेक, हाउ मेनी आवर्स आई हैव नॉट स्टडीड और स्पेंड टाइम जस्ट डूइंग समथिंग not related to UPSC. So at the end of the day I used to have the numbers in hours कि मैंने कितना पढ़ाई किया है, कितना नहीं किया है और कितना इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ. So completely opposite. मंथली शेड्यूल भी ऐसा होता था कि सब सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं तो कैसा रहेगा, कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है. सो वो हर एक चीज़ फॉलो की थी. मैंने भी बहुत ट्राई कर रहा है अपने अटेम्प्ट में. जब भी एग्जाम जैसे प्रीलिम्स हो गया, मुझे मेंस की तैयारी स्टार्ट करनी है, तो मैं बैठ के लिटरली शेड्यूल बनाता था. बट डीप डाउन आई न्यू कि मुझसे फॉलो नहीं होगा ये. लेकिन उसमें ये फ़ायदा होता है कि मैं फिर भी बनाता था, बट टेंटेटिवली आई न्यू कि मुझे लेट्स से कि अपने ऑप्शनल को 40% ऑफ द टाइम देना है, मुझे न्यूज़पेपर को 1-1.5 घंटा देना है. तो वो टेंटेटिव रहता था, बहुत ही रिजिड नहीं रहता था. बट ये कि सबका अपना अपना टाइप होता है. जैसे मेरा था कि आई कुड नॉट फॉलो द शेड्यूल.
तो उस केस में अगर कोई ऐसा है तो वो ये मंत्र मतलब यूज़ कर सकता है कि बिफोर गोइंग टू द बेड उसे पता होना चाहिए कि आज मैंने कुछ प्रोडक्टिव करा है। आपका दिल खुद जानता है ना, आपको खुद पता होगा आज मैंने टाइम वेस्ट करा है या यूज़ करा है। तो ट्राई टू गो सेटिस्फाइड एवरी डे एंड आई थिंक दैट शुड हेल्प। Similar was the case with me. I was not able to make a schedule, but either way, from both of them or from both all three of us, you just have to be accountable to yourself. So that is the summary what we have talked about. So either way, daily after when you are going to bed, you have to be accountable to yourself. Have you studied? And it may be tentative number of hours, it may be fixed number of hours, but that is the one of the toughest part of this preparation, because till school, till college, there is an external accountability. There are exams, there are teachers, and that accountability is enforced on you. But when you have start this preparation, you have to ensure that accountability yourself. So that's why it becomes one of the toughest exam also, because it's your peak youth and you are studying in one room in library, and then daily you have to repeat it, you have to be accountable to yourself. हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है IAS ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि हमारे मन में ये 2 क्वेश्चंस हैं। तो पहला सवाल ये कि हम कोचिंग कहाँ से लें, और दूसरा सवाल ये कि अगर हम किसी कोचिंग में एडमिशन लें तो हमारी फीस पर हमारी कुछ बचत हो पाए। और इसलिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में। तो 2 कोचिंग्स और मान रही हैं, KSG IAS और अनअकैडमी। अब हमें कांटेक्ट करेंगी और हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करेंगी। हम घर बैठे KSG IAS और अनअकैडमी से अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं, और हाँ, हम यहाँ एडमिशन भी ले सकते हैं। तो अगर आप UPSC के लिए कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है जहां आप अपने नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं। तो अब जोश के स्टूडेंट्स घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन भी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।